मैम सो आज हमारी हेलो। जो क्लास है, द टॉपिक इज हाइजीन एंड सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी में हम ये सेकेंड टॉपिक कवर कर रहे हैं। फर्स्ट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, ये हमने देखा था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स की क्लास हमने फर्स्ट की थी। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट द मेन हाइजीन एंड द वेरियस सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। ओके, इसमें हैंड वॉश, पर्सनल हाइजीन इज मेन टॉपिक। पर्सनल हाइजीन में हम एक आज की क्लास में सिर्फ हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं। ओके, वीडियो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? सबको वीडियो ऑन है? ठीक है, यस मैम। वाइज कर दे रही हूँ बस। हाँ, ठीक है। हैंड वॉश, फर्स्ट इज हैंड वॉश। तो हम आज बेसिकली एक पर्सनल हाइजीन और सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैंड वॉश में क्या होता है, जो इसको मैं रीड आउट करती हूँ बिकॉज ये बहुत जनरल टॉपिक है, सब लोगों को आई थिंक इजीली समझ में आ जाएगा। हमारे जो कंटामिनेटेड जो हैंड्स होते हैं या गंदे हाथ के द्वारा जो फूड मटेरियल में मेनली पैथोजेंस इस तरीके से भी आ सकते हैं। वी डोंट रेगुलरली वॉश आवर हैंड्स, तो फूड मटेरियल में ये प्रवेश कर जाते हैं एवं मनुष्यों के कई प्रकार के रोग या संक्रमित रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण भोज्य पदार्थों को छूने से पहले साबुन या डिटॉल या सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। तो अभी तो ये सारी चीजें सब लोग कर ही रहे होंगे, फॉलो ही कर रहे होंगे मुझे लगता है ना। तो वी हैव टू रेगुलरली वॉश आवर हैंड्स और सैनिटाइजर करना है, ये उससे भी फूड हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं हम। सेकेंड इज क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन में क्या होता है, इस प्रकार से कंटामिनेशन बैक्टीरिया, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर हम एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना करें तो कंटामिनेशन मेनली हो सकता है। तो पर्सनल हाइजीन वी हैव टू मेंटेन। तो द सेकंड इज क्रॉस कंटामिनेशन। इस प्रकार की कंटामिनेशन बैक्टीरिया या अन्य किसी फैलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। ओके, मेनली बैक्टीरिया जो होते हैं उसके थ्रू कंटामिनेशन होता है। अधिकांश जो कि हमारे जो हमें दरवाजे लगा दो परी, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ओके, तो कंटामिनेशन बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, अन्य किसी फैलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अधिकांश, या फिर तो मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स जो कि बहुत पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, तो इनमें मेनली बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है। अधिकांश मांस काटने वाले औजारों से या फिर तो हम जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनकी कटिंग वगैरह करने के लिए रखे जाने वाले बर्तनों, इवन यूटेंसिल्स ऑल्सो, जिन यूटेंसिल्स में हम वो फूड मटेरियल्स रखते हैं उनके थ्रू भी कंटामिनेशन हो सकता है। इसको हम कहते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। स्वयं ऐसे काम करने वाले मनुष्यों के द्वारा होता है जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हीं के द्वारा हमारे भोजन में भी प्रवेश कर जाते हैं। ओके, तो ऐसे यूटेंसिल्स या फिर तो हम ऐसे इक्विपमेंट जो कि काटने या इनको क्लीन ना करने की वजह से भी हाइजीन मेंटेन नहीं करने से कंटामिनेशन होता है। इस प्रकार इसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों की सफाई अच्छे से करना चाहिए। ओके, सो वी शुड कीप देम clean in order to avoid any type of contamination. Storage and cooking temperature also. तो थर्ड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर हमने देखा हैंड वॉश है। ओके, हैंड वॉश वी शुड रेगुलरली वी शुड वॉश आवर हैंड्स आइदर विद सोप और विद सैनिटाइजर और एनीथिंग। सेकेंड इज क्रॉस कंटामिनेशन, जो कि इक्विपमेंट्स या यूटेंसिल्स हमारे यूज हो रहे हैं उनके थ्रू भी कंटामिनेशन हो सकता है। एंड द थर्ड इज स्टोरेज एंड कुकिंग टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन
और कुकिंग यदि ठीक प्रकार से उचित तापमान, अगर एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कुकिंग या रेफ्रिजरेशन नहीं होता है तो उसके थ्रू भी कंटामिनेशन हो सकता है। अगर उस रेफ्रिजरेशन एंड कुकिंग यदि ठीक प्रकार से उचित तापमान में हो तो यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकते हैं। ओके, अगर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन किया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हीटिंग के द्वारा ऑल्सो, हीटिंग इज द बेस्ट वे टू किल एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हीटिंग के द्वारा अधिकांश पैरासाइट्स, वायरस, बैक्टीरिया को नाश किया जाता है। मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एक हीटिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पैरासाइट्स, वायरस एंड बैक्टीरिया। रिकमेंडेड टेम्परेचर इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम वाटर पीते हैं तो बॉइल्ड वाटर, इफ यू कांट टेक दिस प्यूरिफाइड वाटर विथ जो भी प्यूरिफाइड जैसे एक्वागार्ड और ये सब होते हैं, इनके थ्रू हम नहीं ले सकते, देन वी शुड टैप वाटर को भी हम यूज कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इट शुड बी बॉइल्ड। ओके, उसको हम एक बॉइलिंग टेम्परेचर तक लाएं, देन ऑल द बैक्टीरिया एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स विल बी किल्ड and it can be safely used. So recommended temperature के द्वारा भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को काफी हद तक रोका जा सकता है। ओके, रिकमेंडेड टेम्परेचर जो होता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर तक हम उसको बॉइल करके देन वी कैन सेफली कंज्यूम इट। तो हमें ऑप्टिमम रेफ्रिजरेशन या ऑप्टिमम टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रोथ ऑफ वेरियस बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। फोर्थ इज कंटामिनेशन थ्रू एनिमल वेस्ट। कंटामिनेशन जो एनिमल वेस्ट के थ्रू भी जो कंटामिनेशन होता है वो क्या क्या होते हैं? मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में फूड मटेरियल उनके ही द्वारा उत्पादित वेस्ट मटेरियल के द्वारा खराब हो जाता है, जैसे कि गोबर या पोल्ट्री मैन्योर। ओके, काउ डंग या पोल्ट्री मैन्योर के थ्रू जो कंटामिनेशन होता है उसको भी हम वो भी एक सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। फिफ्थ इज शॉपिंग। यदि हम अच्छा इसमें है फूड एंड वेजिटेबल के वॉशिंग में यदि उपयोग किए जाने वाले पानी दूषित हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके सरफेस पे भी चिपक जाते हैं, या फिर तो हम जो वाटर यूज करते हैं अपने फूड या वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए, अगर वो वाटर भी कंटामिनेटेड है देन ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट स्टिक टू द सरफेसेस ऑफ आवर फूड मटेरियल, सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। फिफ्थ इज शॉपिंग। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं कोई चीज खरीदारी के लिए तो खरीदारी करते वक्त प्रत्येक हर एक सामान को अलग अलग प्लास्टिक बॉक्स में रखना चाहिए, जैसे कि मेनली मीट एंड पोल्ट्री एंड फिशेस, व्हाट आर these products, they should be kept separated in the different polythene bags in the plastic boxes, and तो उनके बीच में क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो सकता है। जो अलग अलग, या फिर तो फूड एंड वेजिटेबल्स जो भी हम खरीदते हैं उनको भी अलग अलग रखना चाहिए ताकि उनमें कंटामिनेशन ना हो पाए। Now the sixth point is food preparation and serving. This is also very important point. While preparing food, हम जब food prepare करते हैं, हम जब food बनाते हैं किचन में उपयोग होने वाले बर्तनों जो कि यूटेंसिल्स जो हम यूज करते हैं या उपकरण, या फिर तो यूटेंसिल्स या इक्विपमेंट जो भी हम यूज करते हैं, या फिर तो इवन द क्लोथ्स ऑल्सो, उनको अच्छे तरीके से हमें साफ करना चाहिए। उपयोग होने वाले चाकू या फिर तो कोई भी यूटेंसिल्स, स्पून्स को भी गर्म पानी से हमें धोना चाहिए ताकि जो भी हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड हो। ओके, दे शुड बी प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड एंड दे शुड बी, स्टेरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उसको कंप्लीटली स्टेरलाइज या कंप्लीटली उसको हम रोक दें, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ही ना हो पाए। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नष्ट कर सकते हैं या कंटामिनेशन को हम रोक सकते हैं। ओके, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए पर्सनल हाइजीन के लिए। पर्सनल हाइजीन के लिए हम एक बार और समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपरली हैंड वॉश। सेकेंड इज क्रॉस कंटामिनेशन, जो कि मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में होते हैं, उसको क्रॉस कंटामिनेशन को भी हमको प्रिवेंट करना होता है। थर्ड पॉइंट इज proper storage and cooking temperature. Optimum temperature of refrigeration and preparation should be maintained in order to prevent any contamination of food materials. Fourth point is contamination through animal waste. Animal waste की थ्रू जो पोल्ट्री मैन्योर्स या काउडंग के थ्रू जो कंटामिनेशन होता है उसको भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए. Okay, then fifth point is shopping. While we are going for any purchasing of outside, लुकिंग अभी आप कोविड में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रिकॉशंस हम फॉलो करते हैं. ओके, तो अभी तो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसमें. देन फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट इज फूड स्टोरेज एंड सर्विंग. फूड प्रिपरेशन के टाइम भी हमें प्रॉपर यूटेंसिल्स वॉश करना चाहिए. दे शुड बी स्टरलाइज्ड इन द हॉट वाटर. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन पर्सनल hygiene. Now
नाउ वी विल लुक अनदर सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। ब्रॉडली कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कंटामिनेशन को कॉज करने वाले। सो भारतीय जीवन में कुछ बिंदुओं पर भोजन से संबंधित बीमारी के साथ साथ एक अप्रिय अनुभव किया गया है। ओके, सो मेनली इंडियन फूड में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास ब्रॉडली कौन कौन से सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन रहते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल कंटामिनेशन, सेकेंड इज chemical contamination, and the third one is microbial contamination. Physical contamination क्या होता है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। फिजिकल कंटामिनेशन ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें की फूड प्रिजर्वेशन के दौरान भोजन पदार्थ में मिलाया जाता है। ओके, जैसे कि मेटल फिलिंग, स्टोन्स, ग्लास, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स। तो ये सारे जो हैं फूड प्रिजर्वेशन के टाइम पे ये भी दे आर सोर्सेज ऑफ फिजिकल सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। ओके, लाइक स्टोन्स, हम देखते होंगे कुछ कुछ हमारे फूड मटेरियल्स में कुछ स्टोन्स पाते हैं हम, कुछ स्टोन पेबल्स रहते हैं, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल आर देयर, देन देयर आर सर्टेन रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड rodents, they also lead to physical contamination. घरेलू मक्खी जैसे कि हाउस प्लीज होती हैं, हाउस प्लीज के थ्रू भी कुछ खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड मटेरियल में छोड़ जाती हैं। सो हाउस प्लीज, वी शुड आल्सो प्रिवेंट आवर फूड मटेरियल फ्रॉम द हाउस फ्लाइज। जबकि इंसेक्ट एंड रोडेंट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ऊपरी सतह, मतलब जो अपर लेयर होती है फूड मटेरियल को खराब कर देते हैं हम लोग। तो साथ ही कुछ पैकेजिंग मटेरियल भी ऐसे होते हैं जो कि फूड मटेरियल को खराब करते हैं। ओके, we use aluminium foils and all these things in order to prevent them from but ये aluminium foils भी आजकल की जो recent studies हैं, scientific studies, they have shown that these are not safe for food consumption. तो ऐसे भी कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर फूड मटेरियल स्टोरेज। उसके साथ साथ रोडेंट्स या इंसेक्ट्स या हाउस फ्लाइज, ये सारे फिजिकल सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन है। सेकेंड, विल गो ऑन टू केमिकल कंटामिनेशन। केमिकल कंटामिनेशन में क्या क्या आते हैं, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इन्हें कंट्रोल के लिए भी उपयोग किया जाता है। ओके, सो कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स भी हैं जो कि फार्मर्स अपने फील्ड में स्प्रे करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फूड मटेरियल और द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स। ओके, तो ऐसे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो फार्मर्स अपनी फील्ड में स्प्रे करते हैं, दे लीड टू केमिकल कंटामिनेशन। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड जिन्हें की इनके कंट्रोल के लिए भी उपयोग किया जाता है, उनमें कुछ अंश फूड मटेरियल में रह जाते हैं। ओके, तो हम इवन घर पे जब हम फूड मटेरियल लाते हैं, वी वॉश इट, बट कुछ रिमेन्स उसमें रह जाते हैं, फूड मटेरियल को खराब कर देते हैं और दे लीड टू द कंटामिनेशन ऑफ फूड। कुछ केमिकल्स लाइक मर्करी, कैल्शियम, क्लोरीन, बेंजीन एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबी आदि अत्यधिक विषैले होते हैं। These are very toxic chemicals which we get in our food materials like mercury. You must be knowing that mercury is so harmful for humans. तो ये बहुत ही टॉक्सिक हैं केमिकल्स जो कि हमारे फूड मटेरियल्स में आते हैं, तो फूड मटेरियल के साथ मानवों की स्वास्थ्य को खराब करते हैं। They lead to health hazards. Now the third is microbial contamination. Microbial contamination में क्या होता है, इस प्रकार के कंटामिनेशन के लिए बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एवं अन्य प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिम्मेदार होते हैं जो कि फूड मटेरियल के टेक्सचर, फ्लेवर को खराब, स्वाद, इवन द टेस्ट ऑल्सो, टेस्ट भी हमारा इनके द्वारा खराब हो जाता है माइक्रोब्स के थ्रू। बिकॉज मेनली कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ, ओके, etc. They lead to they also destroy the texture of the food as well as the flavor of the food, जिसके कारण फूड मटेरियल खराब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी संख्या में बहुत ही कम समय में वृद्धि कर लेते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम देयर ग्रोथ इज वेरी फास्ट, मतलब वो बहुत जल्दी अपना संख्या को बढ़ा लेते हैं। इसीलिए हमें उनकी शेल्फ लाइफ या इनको माइक्रोब्स को कंटामिनेशन से हमें फूड मटेरियल को बचाना चाहिए। कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे कि मशरूम्स, ये भी है, मशरूम्स जो होते हैं, द ग्रीन पीस आदि, इनके रख रखाव सही तरीके से नहीं हो पाए तो ये विषैले हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब मशरूम्स को हम प्रॉपरली स्टोरेज नहीं करते हैं, देन दे बिकम बिटर, वो बिटर हो जाते हैं। ग्रीन पीस ऑल्सो, ये सारे खराब हो जाते हैं, तो इनका हमें प्रॉपर अच्छी तरह रख रखाव करना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज वी शुड फॉलो।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड होते हैं, यह यदि फूड मटेरियल में रह जाएं तो खराब कर देते हैं। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे हमारे फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्टिसाइड्स अटैक। ओके, अगर हम इनको अच्छी तरीके से वॉश ना करें यूज करने के पहले, देन दे आल्सो लीड टू हेल्थ हैजार्ड्स, और फूड मटेरियल को ये खराब कर देते हैं। ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोल एंड डीजल के धुएं से भी फूड मटेरियल के खराब होने के कारक होते हैं। पेट्रोल और डीजल जो होता है, जो बायोडीजल्स ये सारे जो यूज होते हैं, उनके पोल्यूशन से भी हमारा फूड मटेरियल खराब होता है। स्टोरेज के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनर्स भी फूड स्पॉइलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप लोगों को पता होगा प्लास्टिक, वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक। ओके, तो जो हम स्टोरेज के लिए कंटेनर्स यूज करते हैं उनके थ्रू भी दिस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ फूड स्पॉइलिंग। टिन कैन जो कि आयरन कोटेड होते हैं, जो टिन कैन्स, बहुत सारे हमारे जो लिक्विड जो एनर्जी ड्रिंक्स और ये सारे आते हैं, दे आर पैक्ड इन द आयरन कंटेनर्स, तो उनके अंदर जंग भी लग सकती है। ओके, तो आयरन कोटेड होते हैं और ये एसिड फूड के साथ रिएक्शन हो जाता है उनका अंदर ही अंदर, अगर ये काफी टाइम के लिए रखे रहे, देन देयर इज सम रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड इट, तो वी शुड आल्सो अवॉइड इट। पैकेजिंग के पूर्व जो कंटेनर्स का प्रयोग किया जाता है, यदि सैनिटाइजर ना किया जाए तो भी फूड मटेरियल को खराब हो सकते हैं। ओके, पैकेजिंग के टाइम पे अगर कंटेनर्स को प्रॉपरली स्टरलाइज ना किया जाए, देन इट आल्सो लीड्स टू फूड मटेरियल कंटामिनेशन। स्टोरेज प्लेस आइसोलेटेड होना चाहिए, साथ ही पैकेजिंग कंटेनर भी आइसोलेटेड होना चाहिए। मतलब हर एक प्रोडक्ट के पैकेजिंग के लिए एक सेपरेट कंटेनर्स होने चाहिए। ओके, सारे प्रोडक्ट्स को हम एक ही साथ पैक नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। हमारे दिन पे दिन जो हमारी जो दिनचर्या है उससे भी ये रिलेटेड है, और ये हम कोर्स किसके लिए पढ़ रहे हैं उससे भी आप लिंक करके सोचिए कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम बड़े स्केल में अगर हम सोचें, ओके, सो अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाइक सपोज हम केचप, जैम्स, चाय, मुरब्बा, ये सारी अगर हम ये इंडस्ट्रीज देखें अगर उनके उनके नजरिए से, तो वहां पे भी हर एक फूड मटेरियल के लिए प्रॉपरली स्टोरेज सेपरेटली होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोडेंट कंट्रोल। rodent control हमें भी rodent control is also very important. block entry way. okay, if we now अगर हम फूड स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो rodent control like rats, mouses, these are also the factors which leads to spoiling of the food material. so यह rodents के कंट्रोल के लिए सबसे प्रभावी विधि है। इस बात की जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए कि स्टोरेज वाले स्थानों पर इनकी एंट्री की कोई जगह ना हो। Okay, so we should protect our food material storage away from these rodents. बार बार उन स्थानों की जानकारी लेते रहना चाहिए, मीन्स प्रॉपरली we should properly inspect those places regularly. दरारों की जांच करनी चाहिए, मतलब कोई भी जो दरार हो उसको भी जांच करनी चाहिए, जहां से खुली हो उसे सीमेंट से तुरंत ब्लॉक करने चाहिए। प्रिवेंट एक्सटीरियर एक्सेस, मतलब एक्सटीरियर एक्सेस को भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए, लाइक ट्री, वीड एंड उगे हुए वनस्पति जो कि घर एवं फूड स्टोरेज वाले स्थानों के आसपास होते हैं, उनके तलाश में रोडेंट्स और उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां फूड स्टोरेज किए जाते हैं। मतलब हमारे वीड्स जो कि खरपतवार होते हैं और ट्रीज के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी हमारे फूड मटेरियल में ना आ पाए, ये भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए। इन्हें रोकने के लिए घर के आसपास वृक्षों की ट्रिमिंग करते रहना चाहिए, मतलब प्लांट्स जो कि एक्सेस ग्रोथ हो गया उनकी प्रॉपरली टाइम टू टाइम ट्रिमिंग होनी चाहिए। किसी वृक्ष की ब्रांच नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके, स्टोरेज जहाँ पे हम कर रहे हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। आसपास के वीड की भी सफाई करनी चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द वीड्स आर वेरी ऑब्नॉक्शियस, तो वो सारे वीड्स की भी हमें प्रॉपरली सफाई करनी चाहिए, क्लीन करना चाहिए। स्टोरेज मटेरियल को भूमि से कुछ ऊपर इंच, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो भी फूड स्टोरेज के जो गोडाउन्स बनाए जाते हैं उनको हमेशा आप देखना कि ग्राउंड लेवल से कुछ फीट ऊपर की तरफ ही उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ओके, तो ये क्यों होता है? रोडेंट्स की कंट्रोल के लिए कुछ इंच ऊपर रखना चाहिए। यदि रोडेंट्स की समस्या अधिक हो तो आसपास के पौधों को पूरी तरीके से साफ करके पत्थर या सीमेंट का बना लेना चाहिए। रिमूव इनसाइड अट्रैक्टर्स। अब हमने बाहर की तो चीज देख ली जहां पे हमारा फूड स्टोरेज गोडाउन या जो होता है, बट इनसाइड कौन कौन से हमें प्रिवेंशंस लेने चाहिए वो भी हमें
पता होना चाहिए। जितने भी फूड मटेरियल हैं उन्हें एयर टाइट कंटेनर में सील करके रखना चाहिए। जितने भी फूड कंटेनर्स हैं हमें उनको प्रॉपरली एयर टाइट कंटेनर्स में हमें स्टोर करके रखना चाहिए in order to prevent them from outside attractors. Fourth point is from green plant and fruit. प्लांट कैनोपी के चारों ओर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया रहते हैं। जो प्लांट कैनोपी मतलब प्लांट की आसपास का जो एरिया, जो सतह होती है, वहां पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। जैसे कि लैक्टिक एसिड, स्यूडोमोनास, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस यदि आदि हो तो लीफ सरफेस या फ्रूट सरफेस के चारों ओर ग्रोथ करते हैं या वहीं पर बने रहते हैं। ओके, तो प्लांट कैनोपी के अराउंड भी जो उसकी जो विसिनिटी होती है, प्लांट के आसपास का जो सतह होती है, वहां पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियल लाइक जैसे कि एल्गी, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, ये जो बैक्टीरिया है वहां पे उनकी ग्रोथ होती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको भी प्रिवेंट करके रखें। ओके, देन एक अनुमान के मुताबिक क्या होता है, 400 से 700 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेंटीमीटर्स में फ्रूट सरफेस पर मौजूद रहते हैं। यदि फ्रूट को प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के पहले किसी अच्छे केमिकल से साफ नहीं किया जाए तो बने हुए उत्पादों पर भी ग्रोथ करते रहते हैं। मतलब जब हम फूड मटेरियल, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल, तो एप्पल को जब हम हार्वेस्ट करते हैं, अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग ना हो तो उसके आसपास सपोज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो तो हम स्टोरेज के टाइम भी उनकी ग्रोथ हो सकती है। अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिले देन दैट टाइम आल्सो दोस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। तो स्टोरेज के पहले हमें प्रॉपरली उनको क्लीन करना चाहिए अलोंग विद द केमिकल्स आल्सो। तो केमिकल से साफ नहीं किया जाए तो बने हुए उत्पादों की ग्रोथ करते रहते हैं और प्रोडक्ट पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के पहले हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट इज फ्रॉम एनिमल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि जानवरों के हेयर आदि से चिपके होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनिमल्स के हेयर से भी because these microorganisms we cannot see with our naked eyes, we have to examine it with the microscopes. तो इन जानवरों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल या मेन्योर से वाटर से आते हैं। बहुत सारे सोर्सेस हैं जैसे कि सॉइल, मेन्योर जो हमने दी प्लांट को, या फिर तो वाटर से आते हैं अगर वाटर भी प्योर ना हो तो। इन सब माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड मटेरियल में पहुंच जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीट फूड मटेरियल के सरफेस से भी चिपके रहते हैं। सो मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आल्सो दे शुड बी वेरी क्लीन, दे शुड बी क्लीन्ड प्रॉपर्ली बिफोर यूजिंग। जैसे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली होते हैं, माइक्रोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई एंड बीटा निमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आदि। ओके, सो पिग बीफ आल्सो सम में सैल्मोनेलिस आदि उपस्थित रहते हैं। तो कुछ कुछ कंट्रीज में पिग बीफ भी खाया जाता है, तो वहां पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इन एनिमल्स के बॉडी सरफेसेस में भी चिपके रहते हैं। सिक्स पॉइंट इज फ्रॉम सीवेज। यदि सीवेज वाटर को यदि हम फर्टिलाइजर्स के उपस्थिति में प्रयोग करें तो सीवेज को डैमेज करने के साथ मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मतलब जो सीवेज वाटर है अगर हम उसे यूज करें then it is also contaminated, so indirectly we are contaminating the food material. विश्व में कई जगह पर हाइट सॉइल को फर्टिलाइजर्स के साथ में प्रयोग किया जाता है। ये सॉइल प्लांट के लिए लाभदायक तो होते हैं, परंतु इनमें प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा होते हैं और कभी कभी फसल और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे इंडिया में तो नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में हाइट सॉइल जो कि होता है, मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक ओनली, जहाँ पे हम ये जो केचुआ खाद इसको हिंदी में बोलते हैं वो यूज करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें भी प्रेजेंट हो, उसके थ्रू भी हमारा फार्म जो प्रोड्यूस है वो खराब हो सके। मेनली coliform bacteria, enterococci, intestinal bacteria and virus. So these all bacteria they may be present inside the microorganisms body. अगर हम केचुए को यूज कर रहे हैं, अर्थवर्म यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर है ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स that they may lead to the spoiling of the food. Okay. Now the seventh point is from soil. Soil में भी कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपस्थित रहते हैं।
ओके सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है, जो किसी प्लांट को कंटामिनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, दे मे बी यूजफुल एंड दे मे बी हार्मफुल आल्सो, तो बोथ टाइप्स दे आर प्रेजेंट। सो उससे भी हमारा एक सोर्स हो सकता है, दिस कैन आल्सो बी द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। फोर्थ एट्थ is from water. We have already learned, if we are not using proper pure water, then if we are using sewage water, then it may lead to contamination. नाइन्थ इज पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सो ये सारी चीजें हमारी, अगर हम इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन, अगर हम ये प्रॉपर फॉलो ना करें, देन इट मे लीड टू पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट से भी ये हजार्ड हो सकता है, और इकोनॉमिक ऑल्सो। okay, because the food material, if we do not maintain proper hygiene, then it may lead to the contamination of the food, and indirectly it is affecting the economic aspect also, because farmer का produce ही अगर वो clean और contaminated रहेगा, then he will not get the produce, उतना produce का उसको पैसा नहीं मिलेगा, then it may also affect the economic aspect also. So today's topic here I will end. Now we will move on to the discussion part. Thank you.